Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं डिफेंस सेक्टर की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर से। डॉक्टर गिरीश देवधर, जो कि डायरेक्टर जनरल है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि भारतीय नौसेना का जो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर है, ये एक उन्नत कैनार डेल्टा विंग ट्विन इंजन कैरियर बेस फाइटर होने वाला है, जो कि 5th Gen माइनस की कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो 5th Gen फाइटर से बोरो करी गई हैं। लेकिन इन्हीं सारी बातों के दौरान उन्होंने एक ऐसे फीचर को अनवील कर दिया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाया। उन्होंने कहा कि टेडबीएफ में सर्पेंटाइन शेप डक्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि डायवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट के साथ में आएंगे। आमतौर पे इस प्रकार के जो डक्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल 5th Gen फाइटर्स में किया जाता है ताकि जो कंप्रेसर फेस है उसको रेडार वेव के संपर्क में सीधे तौर पे आने से बचाया जाए, और इससे जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम होता है। और इसीलिए जो टेडबीएफ है उसमें सर्पेंटाइन शेप का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसकी कंप्रेसर ब्लेड को सीधे जो लाइन ऑफ साइट है उससे प्रिवेंट करेंगी। और इसके चलते इसका जो ओवरऑल रेडार क्रॉस सेक्शन है एयरक्राफ्ट का, वो काफ़ी कम होने वाला है। वहीं इसके अलावा इसमें एमका के जो पेंट्स हैं वो भी इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि रेडार ऑब्जर्विंग मटेरियल से बनाए गए हैं। और इन सारी चीज़ों को अगर हम मिला के देखें तो निस्संदेह हम ये कह सकते हैं कि टेडबीएफ एक 5th Gen माइनस एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसके अलावा टेडबीएफ में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एमका से बोरो करी जाएंगी, जैसे रेडार, एवियोनिक्स और इसके जो वेपन्स हैं वो भी लिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मिला के देखें तो ये इसे काफ़ी स्टेल्थी प्लेटफॉर्म बनाएंगी। हालांकि इसे हम ट्रूली 5th Gen फाइटर तो नहीं कह सकते, लेकिन नियर 5th Gen जो कैपेबिलिटीज़ है वो ऑलरेडी इसको प्रदान करी जाएंगी। अच्छा, इस डक्ट की एक खास चीज़ जो है वो ये है कि ये तकरीबन 4 से 5% तक कम ड्रैग तो जनरेट करता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि इसकी जो कॉस्ट है, या ओवरहॉल हो या प्रोडक्शन कॉस्ट हो, वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है ट्रेडिशनल इनटेक की तुलना में। तो ये सारी चीज़ें भी कंसीडर की जानी है। हम सब जानते हैं कि अर्जेंटीना को इस समय अर्जेंट सुपरसोनिक फाइटर्स की ज़रूरत है, और इसके लिए JF-17 थंडर और LCA तेजस आमने सामने है। और हाल ही में CCP माउथपीस के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी, जहां पर कहा गया था कि ये साउथ अमेरिकन कंट्री जो कि अर्जेंटीना है, ये बहुत जल्दी चाइना के साथ JF-17 फाइटर्स की जो डील है उसको साइन करने वाली है, और एक बाकायदा जो प्रोडक्शन लाइन है वो भी वहां पर इस्टेब्लिश करी जाएगी, जहां पर एयरक्राफ्ट की लोकल असेंबली को शुरू किया जाएगा और इनको एक्सपोर्ट राइट भी प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इसी पर रिएक्ट करते हुए एक हफ्ते पहले US कांग्रेस वुमेन, जिनका नाम मारिया एल्वेरा सालाजार है, उन्होंने कहा कि चीन की फैक्ट्री का अर्जेंटीना में आना ये सबसे बुरी बात है, और अगर ऐसा होता है तो चीन निसंदेह खतरे से खेलेगा और इसका प्रभाव अर्जेंटीना को भी भुगतना पड़ेगा। इनफैक्ट वाशिंगटन लगातार अर्जेंटीना के ऊपर इस प्रकार का दबाव बना रहा है, अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने, कि या अर्जेंटीना सेकेंड हैंड F-16 को डेनमार्क से खरीदे, या फिर वो जो LCA तेजस का प्रस्ताव है भारत का, उसको अर्जेंटीना एक्सेप्ट करे, तभी अर्जेंटीना के लिए चीज़ें सही होंगी। वरना चेतावनी दी गई है कि अगर अर्जेंटीना चीन का साथ पकड़ता है तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अर्जेंटीना को भुगतने पड़ेंगे। खैर, जो कुछ भी हो, अभी यहाँ पर सिर्फ ये वाद विवाद चल रहा है, अर्जेंटीना कौन सा फाइटर जेट लेगा ये तो अर्जेंटीना ही जाने। लेकिन अगर हम अर्जेंटीना के मिलिट्री ऑफिशियल्स की बात माने तो वो खुद इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं कि अर्जेंटीना को चाहिए क्या, उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। कभी उनका डेलीगेशन चाइना पहुंच के ये कहता है कि JF-17 थंडर इज़ द बेस्ट, ये सारी उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो कभी उनका एक डेलीगेशन भारत आके ये कहता है कि LCA तेजस से सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और हम 18 की संख्या में जो LCA तेजस है उसको खरीदना चाहते हैं। यानी अर्जेंटीना में खुद अभी 2 गुट बने हुए हैं, जो कि यहाँ मनमुटाव को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट अर्जेंटीना के खुद के राष्ट्रपति तो चाहते ही नहीं है कि ये डील फाइनलाइज हो। उनका कहना है कि अभी हमें ऐसे जेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस पैसे का इस्तेमाल हम राष्ट्रहित के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, आने वाला वक्त सब कुछ सही कर देगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से। दोस्तों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा 3rd जनरेशन की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका नाम अमोक 3 है, उसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। जहां कंपनी ने ये क्लेम किया है कि 26 मार्च को यानी संडे के दिन ये ट्रायल आयोजित किया गया है, और इसमें सारे जो मिशन ऑब्जेक्टिव हैं इनको पूरा कर लिया गया है। अमोक 3 एक 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसको डिज़ाइन और डेवलप किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, और आगे चल के इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के द्वारा बड़ी संख्या में किया जाएगा। अमोक 3 की जो रेंज है वो 500 मीटर से लेकर के 2.5 किलोमीटर की है, और ये डुअल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड स्पीकर का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका भी इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जाता है।
इसमें टैंडम वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि 650 मिलीमीटर के एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर को भी पेनेट्रेट कर सकते हैं। इसकी सबसे खास चीज़ है इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर। दरअसल इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया गया है या बड़े पैमाने में इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो CLU इस्तेमाल किया जाता है यानी कमांड लॉन्चर यूनिट, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा योगदान है। टारगेट पे फायर करने से पहले इसमें टारगेट को लॉक किया जाता है और टारगेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके सीकर तक पहुंचाई जाती है, जहां पर इसमें पहले से टारगेट की तमाम पिक्चर्स लाइब्रेरी के रूप में मौजूद होती हैं और बाद में टारगेट को आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये मिसाइल इतनी स्मार्ट है कि ये टारगेट के वीक स्पॉट को खुद से आइडेंटिफाई कर सकती है और वहां पर जाकर के अटैक कर सकती है। हम सब जानते हैं कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जो टैंक्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनका जो टॉप होता है वो काफ़ी कमज़ोर हिस्सा होता है और ये मिसाइल अपने से जो वीक स्पॉट है उसको आइडेंटिफाई करके उस पर अटैक कर सकती है। और इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाली है। तो यही सारी खूबी इसे एक ट्रूली फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाती हैं और वैज्ञानिक इसे मौजूदा समय की सबसे एडवांस थर्ड जनरेशन मिसाइल में गिनते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक से आ रही है। दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक भारत में इंजन निर्माण को लेकर के कितने ज़्यादा उत्साहित हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें अभी हाल ही में देखने को मिला। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक इस समय भारत में जो F414 इंजन है इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो कदम है वो आगे बढ़ा रहे हैं और उनके द्वारा भारत में जो पार्टनर्स हैं उनकी तलाश भी शुरू हो चुकी है। दरअसल इस समय जैसे ही US एडमिनिस्ट्रेशन इनको अप्रूवल दे देगा, क्लियरेंस दे देगा, तो पुणे में जो चाकन 2 है वो एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, क्योंकि इसके लिए जो जनरल इलेक्ट्रिक है उसने पार्टनर्स की तलाश भी शुरू कर दी है और इनकी जो एक सब्सिडायरी है वो वहाँ पर खुल सकती है जहाँ पर इन इंजन्स का निर्माण किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल भारत के तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और AMCA मार्क 1 में किया जाना है। दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक का प्लान सिर्फ ये नहीं है कि इन इंजन का निर्माण सिर्फ भारत के लिए किया जाए। जनरल इलेक्ट्रिक ने यह भी कहा है कि एक बार जब इनका निर्माण शुरू होगा तो इनकी पूरी सप्लाई चेन मेंटेन होगी और दुनिया भर में जितने भी F-18 सुपर हॉर्नेट्स हैं या वो एयरक्राफ्ट जिनमें इन इंजन का इस्तेमाल किया जाता रहेगा, उन सबको इंजन की सप्लाई यहीं से की जाएगी, स्पेयर्स की सप्लाई भी यहीं से की जाएगी और इसकी जो फैक्ट्री है ये बहुत जल्दी जनरल इलेक्ट्रिक भारत में इस्टेब्लिश करने वाला है और इसके लिए जॉइंट वेंचर भी फॉर्म किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के जनरल इलेक्ट्रिक नहीं चाहता कि उनके हाथ से एक जो बड़ी डील है वो जाए, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल्स ने पहले भी कह दिया है कि तकरीबन उन्हें भारत से 400 के आसपास इंजन का जो ऑर्डर है वो मिलने की उम्मीद है और इसके चलते भारत को वो 100% TOT भी ऑफर कर रहे हैं और इसमें जो इंडिजिनस रेट है इंजन में वो तकरीबन 90% तक किया जाएगा आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से। और ये सारी चीज़ें भारत को भी काफ़ी ज़्यादा लुभा रही हैं, लेकिन देखते हैं कि कब तक US एडमिनिस्ट्रेशन इसकी परमिशन देता है, इसको कब तक क्लियरेंस दी जाती है। और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी मिलेंगे। खैर, ये बातें समय के साथ क्लियर हो जाएंगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।